हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे 1774 में वहाँ के जो लुईस 16 थे वो शादी करते हैं। अच्छा, किससे शादी करते हैं ये लोग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये आपका होमवर्क है। तो उनसे शादी करते हैं और उसके शादी करने पर देखिए 1774 में लुईस 16 ऑस्ट्रियन प्रिंसेस और जिससे शादी किए थे उनसे आपको बताना है कि नाम कि कौन थी। उनसे शादी करते हैं तो वो अपने पोसेशन पर ट्रेजरी खाली पाते हैं। तो ट्रेजरी खाली पाने का क्या कारण था, मैंने आपको सब बताया था, हर टॉपिक को पॉइंट बाई पॉइंट बताया था। अगर वो क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने उसमें पॉइंट बताया तो वैसे ही आपको बता देना है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहा है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इससे आपको ये तो समझ में आ जा रहा है कि सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब है? यहाँ पर जो वर्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस है इसका क्या मतलब है? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर। तो इसका क्या मतलब है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वह सिचुएशन आ जाए जब जीने के लिए जो बेसिक नीड्स है, जैसे खाना, पानी, रोटी, ये सब की कमी होने लगे या फिर इन सब को हम ना पा सकें, तो उसी को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। ये डिफिनेशन आपको याद कर लेना है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस को एक तरह से हम कहते हैं कि जैसे भूखमरी पड़ जाना, हिंदी भाषा में भूखमरी पड़ जाना, खाने के लाले पड़ जाना, इस तरह से समझ सकते हैं कि जब जब हमें बेसिक नीड्स, जीने के लिए बेसिक नीड्स जो होते हैं उन्हें की हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो उस समय जो सिचुएशन बन जाता है उसे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। अब देखिए, यही सिचुएशन फ्रांस में भी आ चुका था। तो फ्रांस में ये सिचुएशन कैसे आया था? हाउ कम्स सब्सिस्टेंस क्राइसिस? फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे आया? तो फर्स्ट सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे आया? पॉपुलेशन बढ़ा। देखिए, इंक्रीज द पॉपुलेशन अबाउट, ये 23 है, 2.3 मत समझिएगा, 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन से बढ़कर 1789 तक 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई फ्रांस की, जिसकी वजह से अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग खाने के लिए, रहने के लिए दूसरे दूसरे जगह देखेंगे, ज़्यादा खाने के लिए प्रोडक्शन का इंक्रीज होगा। देखिए वही बात यहाँ पर हुआ। आपको डेट याद रखना है कि 1715 में 23 मिलियन था, फिर 78 मिलियन 1789 में हो गया। तो देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ी तो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने के अनाजों के लिए डिमांड बढ़ने लगा, पर प्रोडक्शन डिमांड घटने लगा, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन जो था वो नहीं उतना हो पाया था। अब प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ वो देखते हैं। देखिए पॉपुलेशन बढ़ी, खाने के दाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए जगहों का डिमांड बढ़ने लगा, पर जो प्रोडक्शन था अभी भी तो उतना ही होगा, यहाँ तक कि और भी कम होगा, क्योंकि जब पहले जितनी खेती पूरे देश में होती थी अब वहाँ पर कई जगह लोग रहने लगेंगे जिससे कम दूरी में ही होगी, और प्रोडक्शन करने वाले भी लोग वही लोग थे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सॉरी मैं इसे ला लेता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, प्रोडक्शन करने वाले उतने ही लोग थे, और जो उसमें से प्रोडक्शन हुआ वो भी नहीं पूरा सही से हुआ। क्यों नहीं हुआ? ड्रॉट और हॉयल की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से। और हॉयल मतलब होता है कि जब बर्फ़ों की बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से फसल एकदम ख़राब हो गया। जितना प्रोडक्शन हुआ था वो भी नहीं सही से हुआ। तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि खाने कहाँ से आएंगे। तब देखिए क्या हुआ, जब प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड, जब अनाज नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, फूड ग्रेन्स के प्राइस को बढ़ाएंगे। और क्या हुआ, देखिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। पॉपुलेशन बढ़ी, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, पर प्रोडक्शन नहीं हो पाया उतनी अच्छा, क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से रिड्यूस लेवल हार्वेस्ट, मतलब कि जो खेती थी वो खत्म होने, मतलब कम हुई,
घट गई, खेती घट गई, और जो जिसकी वजह से इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स की प्राइस में बढ़ गई। पर क्या हुआ था, जो वेजेस थी वो फिक्स थी। जैसे वहाँ के लेबरर्स थे, उनकी महंगाई तो बढ़ गई पर उनकी वेजेस नहीं बढ़ाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर जो नोबल और क्लर्जी लोग थे वो उन पर राज करते थे, तो वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाते थे। इसकी वजह से जो लेबर्स थे वो कुछ नहीं कर पाते थे और उनकी वेजेस को नहीं बढ़ाया गया था। यानी जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा रहेगा वो केवल अनाज खरीद पाएगा और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो नहीं खरीद पाएगा। जाहिर सी जब बात है, जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो कहाँ से वो आदमी कर पाएगा, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस ने ले लिया रूप। क्योंकि जिसके पास, और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस ज़्यादा किस में आए, थर्ड स्टेट वाले लोग गरीब थे, मजदूर थे, तो उनके में ज़्यादा सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखना पड़ा, क्योंकि वो पावरोटी नहीं खरीद पाते थे, अनाज नहीं खरीद पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। अब देखिए फिर से हमारा एक टॉपिक निकल कर आता है, ए ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लासेस इन विजेज एंड इन टू द प्रिविलेज। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मिडिल क्लास ग्रो होती है, और ये मिडिल क्लास किस क्लास का ग्रो होता है, यह थर्ड स्टेट का। देखिए थर्ड स्टेट क्या मिडिल क्लास एक ग्रो होता है और वो प्रॉस्पेरस बनता है। ए सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट बिकम प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड। अब ये एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस का मतलब क्या है, एजुकेटेड का मतलब कि वो पढ़ा लिखा है, प्रॉस्पेरस मतलब कि वो धनी बनता है। मतलब अब वो धनी कैसे बनता है, आखिर थर्ड स्टेट के लोग धनी कैसे बन गए, वो तो लोग गरीब थे, मजदूर थे। अब देखिए पहले हम देखते हैं कि कौन लोग धनी बनते हैं, तो देखिए कौन लोग प्रॉस्पेरस बनते हैं। जब पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे तो एजुकेटेड तो बनेंगे ही। हु बिकम प्रोस्पेरस, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, हु बिकम प्रोस्पेरस ऑफ द थर्ड स्टेट, तो आपको लिख देना है कि मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर, जितने भी ये लोग थे ये किस में थे, थर्ड स्टेट में थे। मर्चेंट मतलब कि जो व्यवसायी थे, ट्रेडर से व्यवसाय करते थे, लॉयर जो थे, मैन्युफैक्चरर थे, इन लोगों का जो है यही लोग प्रॉस्पेरस बने थे। और कैसे बने थे, हाउ बिकम प्रॉस्पेरस। अब ये प्रॉस्पेरस कैसे बने थे, देखिए ओवरसी ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। उसमें क्या हो रहा था, हर जगह पूरे यूरोप कंट्री में, हर जगह, हर देश में, हर कंट्री में, हर यूरोप के कॉन्टिनेंट पे हर कंट्री में इंडस्ट्रीज लग रही थी। तो ये क्या कर रहे थे, सी से शिप से जाते थे और उस देश से ट्रेड करते थे, व्यवसाय करते थे, उनसे गुड खरीदते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो ये सब कौन करते थे, जो मर्चेंट लोग थे, ट्रेडर्स लोग थे, तो यही सब लोग करते थे। और ये लोग थे थर्ड स्टेट में, जिसकी वजह से जब ये ज़्यादा अपने व्यवसाय को ज़्यादा दूर तक फैलाने लगे, तो जिसकी वजह से इनका जो व्यवसाय है बढ़ा, इनको पैसा मिलने लगे और ये लोग प्रॉस्पेरस बनने लगे, एजुकेटेड। प्रॉस्पेरस जब धनी बने तो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से ये एजुकेटेड बन गए। अब देखिए ये बात थी मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ। अब देखिए हम आगे इसकी बात करते हैं, आगे की कहानी कैसी थी। अब देखिए एजुकेटेड ग्रुप ऑफ द थर्ड स्टेट बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेजेड बाय द बर्थ। अब देखिए क्या हुआ, पहले लोग थे तो अंधाधुन रहते थे, मतलब कि वो लोग समझते थे कि राजा है तो राजा ही सब कुछ करेगा, राजा के मतलब सब कुछ करेगा। पर जब एजुकेटेड, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर जब प्रॉस्पेरस लोग एडुकेटेड बने तो वो लोग समझते थे कि थर्ड स्टेट, एडुकेटेड ग्रुप ऑफ द थर्ड स्टेट, मतलब कि थर्ड ग्रुप के स्टेट जो थे उसके एडुकेटेड लोग ये विश्वास करते थे कि किसी भी ग्रुप को बर्थ से कुछ अधिकार नहीं होता है, जो वो काम करके अधिकार प्राप्त करता है वो उसे अधिकार मिलना चाहिए, जबकि उसे बर्थ से अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ था राजा है तो राजा के धन पास है, धन उसके पिता राजा थे तो वो जैसे ही बर्थ होता था उसकी राजगद्दी उसको मिलती जाए। जिसकी वजह से क्या कहना चाहते हैं कि जो एडुकेटेड लोग कहना चाहते थे कि एडुकेटेड लोग अब जो थे वो लोग समझदार हो चुके थे कि किसी आदमी को, किसी भी ग्रुप को उसके बर्थ से कुछ अधिकार देना बहुत ही गलत है। और उन लोगों ने अब डिमांड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी। और उन लोगों ने अब इस चीज़ का डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो सोसाइटी है वो फ्रीडम और इक्वल लॉ पे बेस्ड होना चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि सब अपने अपने खुद को एक स्वतंत्र महसूस कर सके। तो इन सब चीज़ों का वो लोग डिमांड करने लगे। अब इन सब चीज़ों का क्यों डिमांड कर रहे थे, इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफर। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बात अपने से चढ़ के आ जाएगी, कोई बात इसका करेगा तो फिर वो करेगा, तो इस तरह से बात फैलती है। तो
ये भी जो एजुकेटेड लोग भी थे, ये फिलोसफर की बात को इंस्पायर हो गए थे और उन्हीं की बात को मानना चाहते थे। तो फिलोसफर कौन होते हैं? फिलोसफर देखिए, फिलोसफर वो होते हैं जो नए नए सोच को प्रकट करते हैं, जो सोचते हैं और उसके जनता के सामने प्रकट करते हैं, और उनसे अगर उसे जनता को अच्छा अगर लगता है, अगर लोगों को अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि देखो बहुत ही अच्छे विचार देता है, ये इस तरह सा फिलोसफर है, ये एक फिलोसफर है। तो इस तरह का फिलोसफर कहते हैं। तो रोल ऑफ फिलोसफर ने क्या किया, जो कि एजुकेटेड लोग जो थे उन लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मतलब कि हाँ, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या चीज़ उन लोगों ने कहा, तो देखिए फिलोसफर बहुत सारे लोग आए थे और फिलोसफर ने क्या दिया था, दे गेव वेरियस आइडिया रिगार्डिंग टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम। उन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए इक्वलिटी और फ्रीडम से लेकर, उन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए फ्रीडम और इक्वलिटी से लेकर। आपको सब टॉपिक अच्छे से याद रखना है। अब देखिए उन्हीं में से एक फिलोसफर थे जॉन लॉक एक फिलोसफर आए थे। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे MCQ बन सकते हैं, आपको याद रखना है। जॉन लॉक थे, वो फिलोसफर थे और उन्होंने अपना एक किताब लिखा था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए बुक कौन सी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये MCQ में पूछा जा सकता है। देखिए जॉन लॉक जो थे वो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखे थे और उसमें उन्होंने क्या कहा था, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। उन्होंने ये कहा था कि सबके पास अधिकार होना चाहिए, सबके पास समान अधिकार होना चाहिए, और उन्होंने इस बात को कहा था कि ये बहुत ही गलत है कि सारी पावर्स एक ही इंसान के हाथ में हो और वो जो चाहे वो करे। इस हिसाब से तो वो जो एक ही हाथ के इंसान में की जो पावर है वो करप्ट भी हो जाएगा, क्योंकि वो जब सोचेगा कि जो करना है मुझे ही करना है तो मैं जैसा कर सकता हूँ। तो इससे वो क्या कहना चाहते थे, उनके कहने का क्या मतलब था, उनके किताब में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने बताया था कि जो डिवाइन है वो जो एब्सोल्यूट राइट है उसे कई तरह से डिवाइड करना चाहिए, उसे मतलब सबके बराबर में बांटना चाहिए, सबको बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए। और उसी तरह से एक और फिलोसफर आए थे जिनका नाम था जीन जैक्वेस रोजुयू कौन थे, इन्होंने अपना एक बुक लिखा था। देखिए बुक का नाम आपको हमेशा याद रखना है और इनका भी नाम रखना है और क्या किए थे ये भी याद रखना है। तो देखिए जीन जैक्वेस रोजुयू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखे थे और इसमें इन्होंने क्या बताया था, इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन्होंने क्या कहा था कि सबको इक्वल वोटिंग मिलनी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, न कि राजाशाही तंत्र गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो देखिए ये क्या कहते हैं, जीन जैक्वेस रोजुयू, इन्होंने अपना बुक लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा था कि सबको इक्वल वोटिंग मिलना चाहिए, सबको मतदान अधिकार मिलना चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी चाहिए, जिससे देश को डेमोक्रेटिक तरह से चलाया जा सके। और उसी तरह से एक और जो फिलोसफर आए थे मॉन्टेस्क्यू, ये आपको किताब में थोड़ा आगे दिया होगा पर मैं आपको एक ही बार बता देता हूँ जिसके बाद आपको फिलोसफर के नाम में झंझट ना हो। तो मॉन्टेस्क्यू कौन थे, तो मॉन्टेस्क्यू भी अपना, देखिए सब लोग अपना एक किताब लिखे थे और उसमें अपनी बात को बताए थे। तो मॉन्टेस्क्यू जो थे वो लिखे थे किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ। इनके भी किताब को आपको याद रख लेना है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। और इन्होंने उसमें क्या कहा था, डिवीजन ऑफ द पावर लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव जुडिशरी। देखिए मॉन्टेस्क्यू जो थे वो कहे थे कि उन्होंने अपना एक किताब लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ, और उन्होंने क्या कहा था कि जो पावर होती हैं उन्हें 3 भागों में बांटना चाहिए, लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव जुडिशरी। और ये तीनों क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो होती हैं वो लॉ बनाती हैं, एक्सिक्यूटिव उसको लागू करती, मतलब उससे अनुमति एक बार लिया जाता है, और जुडिशरी जो होती हैं वो लॉ को चलाती हैं। जैसे लेजिस्लेटिव को मान लीजिए जैसे पार्लियामेंट है, एक्सिक्यूटिव को आपको मान लीजिए जैसे कि राष्ट्रपति हैं, और जुडिशरी जैसे जज। जैसे लेजिस्लेटिव लॉ को कौन बनाएगा, पार्लियामेंट के लोग बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और एक बार एक्सिक्यूटिव राष्ट्रपति से पूछ लिया जाएगा कि आप इससे आपको ये मानना है, तो उसके एक्सिक्यूटिव में आ गए। और जुडिशरी जो उस कानून को मानेंगे और उस कानून के हिसाब से समाज को चलाएंगे, तो वो होते हैं जुडिशरी, जैसे जज लोग रहते हैं, कोर्ट वगैरह रहते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ था, अब ये सारे आइडियाज़ थे इनलाइटेड आइडियाज, ये सारे आइडियाज़ जो थे
इन सभी को डिस्कस किया जाने लगा पब्लिक प्लेस में डिस्कस किया जाने लगा, और वैसे जिससे कि ये पीपुल्स तक पहुंच सके। देखिए ये जितने लोग भी मॉन्टेस्क्यू या जॉन जैक्विस, जॉन लॉक और या फिर रोबेस्पियर, जो जितने लोग भी हैं ये फिलोसफर, और इन सब के बुक्स को, इन सब के आइडियाज़ को पीपल प्लेस पर, जैसे कॉफ़ी प्लेस पर, चाय प्लेस पर, जहाँ पर भी लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर जाकर ज़ोर ज़ोर से लोग पढ़ते थे, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें भी समझ में आए और वो भी समझे कि हाँ अब तो ज़्यादा हो रहा है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा और हमें अपने इक्वलिटी के लिए डिमांड करना पड़ेगा। तो वहाँ पर देखिए पब्लिक प्लेसेस में इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था इनके किताबों को, जिससे कि लोग जागृत होके। अब देखिए क्या हुआ था, अब देखिए मैं आपको अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लुईस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। अब जो क्या हुआ कि जब देखिए ट्रेजरी खाली थी तो ट्रेजरी को भरना है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेजरी खाली थी तो उसे भरना तो है ही। तो लुईस 16 क्या कहता है कि जो टैक्सेस हैं उन्हें इम्पोज करे, बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारा ट्रेजरी है वो जल्दी से जल्दी भर जाए। अब टैक्सेस किस पर बढ़ाएगा, टैक्सेस भी थर्ड स्टेज पे बढ़ाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज को तो टैक्सेस देना नहीं पड़ता था। तो अब क्या, अब लोग क्या थर्ड स्टेट वाले चुप रहेंगे? अब थर्ड स्टेट वाले भी पढ़े लिखे हो गए हैं और उनके पास भी पैसा है, कहेंगे कि नहीं तुम्हारे बराबर हमारे पास भी पैसा है तो हम तुम्हारा बात क्यों माने, तुमको अब ऐसा नहीं करना है। तो वही बात हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लुईस 16 टैक्स को इम्पोज करने की प्लानिंग करता है, जिसकी वजह से लोग उस पर अटैक कर देते हैं, या फिर उस पर अटैक अभी नहीं करते हैं, मतलब कि वो रिवोल्यूशन करने पर उतर जाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, और इसका नोट्स जो है जो मैंने यहाँ तक बताया ये इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।